गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शन जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो कैसे डेमोक्रेटिक होता है, कैसे अनडेमोक्रेटिक होता है और इसकी ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम कैसा है। अब अपने देश के बारे में पढ़ते हैं। ये तो मैंने कॉमन बताया था पिछली वीडियो में कि इलेक्शंस जो है वो कैसे होने चाहिए। बट जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है, तो हमारे देश का इलेक्शन प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। अभी आप लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इलेक्शन में एज अ वोटर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आप लोग भी पार्टिसिपेट करोगे, इसलिए आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा इलेक्शन सिस्टम है क्या। व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं और बाय इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन यानी आम इलेक्शन जो आमतौर पे होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इनके। और जो बाय इलेक्शन होते हैं, बाय इलेक्शन बच्चों देखो उनको कहते हैं जैसे किसी सीट पे से कैंडिडेट खड़ा हुआ, इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, लेकिन क्या हुआ कुछ समय के बाद में उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई, वो मर गया या कुछ उसके साथ ऐसी घटना हो गई या उसने पार्टी चेंज कर दी, तब क्या होता है उस सीट के लिए दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, तो उसको कहते हैं बाय इलेक्शन। अब इलेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे देश को, हमारे पूरे भारत देश को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्ट्स में बांट दिया गया है पॉपुलेशन के बेसिस पे। पॉपुलेशन के आधार पे जो हमारा पूरा भारत है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया। जैसे कि अब स्कूल में होता है कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उसके सेक्शंस बना दिए जाते हैं ABCD करके। ऐसे ही हमारे पूरे देश को पॉपुलेशन के बेस पे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया है, और इन छोटे पार्ट्स को, इन एक पार्ट को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। और इस एक पार्ट को हर एक पार्ट से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े होते हैं, हम उनको चुनते हैं और फिर वो हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो जाकर के लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में बैठ करके हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। अब जैसे हम अपने उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट हैं? 5। हमारे उत्तराखंड में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट हैं। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना है बच्चों, लेकिन उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट कितनी है? 80, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है 80। वहीं हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट कितनी है? 7। वहीं हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? 13। वहीं हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में है 10। तो हर स्टेट को, स्टेट को नहीं, पूरे देश को, पूरे इंडिया को इन कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट में बांट दिया गया है। अब तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है, यहाँ के जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। टोटल हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है 543, यानी कि हमारे पूरे जो भारत है उस भारत को 543 पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो जो मेंबर हैं लोकसभा के वो कितने हुए? 543 और प्लस 2। अभी 2 कहाँ से आते हैं? आप लोग कहोगे 2 कहाँ से? तो ये 2 जो होते हैं ये होते हैं एंग्लो इंडियंस, यानी कि वो इंडियंस जो कभी अंग्रेजों के जमाने के थे और वो अभी भी भारत में रहते हैं। तो ऐसे 2 लोगों को, 2 एंग्लो इंडियंस को जो हमारा प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है और वो लोकसभा के मेंबर बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 545। 543 जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट ने बनाए। इसके बाद है पॉपुलेशन के बेसिस पे ये
कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। और सेम यही प्रोसेस, ये तो मैंने तुम्हें लोकसभा का बताया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया, और सेम यही प्रोसेस होता है स्टेट में यानी कि लोकसभा में। लोकसभा में भी क्या होता है, हर स्टेट को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट में बांट दिया जाता है। यहाँ पे किसको बांटा है, स्टेट को, लेकिन लोकसभा में क्या होता है, पूरे इंडिया को बांट दिया गया है। लोकसभा में पूरे इंडिया को बांट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है स्टेट के इलेक्शन में क्या होता है, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तब पूरे स्टेट को, एक पर्टिकुलर स्टेट को, जैसे ऐसे समझो कि जैसे उत्तराखंड में इलेक्शन है, उत्तराखंड में विधानसभा के इलेक्शन है, तो पूरे उत्तराखंड को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स में बांट दिया गया है। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है उत्तराखंड स्टेट की, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है उत्तराखंड की, यानी कि विधानसभा में 70 है, और लोकसभा में कितनी है, 5। तो ये 70 सीट के लिए इलेक्शंस होते हैं, और जो इन इलेक्शन में जीतते हैं उनको कहते हैं हम MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो लोकसभा में चुने जाते हैं उनको कहते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि हरियाणा का एग्जांपल ले लो, हरियाणा में मैंने पिछली वीडियो में शुरू में बताया था, हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, लोकदल जीती थी। कितनी सीटें लोकदल जीती थी, 60 सीटें लोकदल जो है वो जीती थी टोटल सीटों में से। तो ये हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और इलेक्शन का फर्स्ट प्रोसेस की इलेक्शन जो है, इलेक्शन होने से पहले सबसे पहले उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब देखो, हमारे जो, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, ये जो है ये एक ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन है, यानी कि खुला इलेक्टोरल कंपटीशन है। तो इसमें क्या होता है, जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन समझ रहे हो, वीकर सेक्शन मतलब कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग होता है, एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि कमजोर होता है, जिसको उस कमजोर सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए क्या किया गया है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दी है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी सीट्स हैं, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है कि यहाँ पे इसी वीक सेक्शन के लोग जो है वो कैंडिडेट खड़े होंगे और वही जीतेंगे और वही यहाँ के रूलर बनेंगे। जैसे कि SC मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो कि जंगलों वगैरह में रहते थे, जनजाति टाइप के रहते थे, तो उन लोगों को इसमें चुना गया है। दूसरा क्या है, इनको चुनने के लिए अब इनके पास जो है, इनके पास रिसोर्स नहीं होते थे। एक चीज और बच्चों मैं बताऊंगी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कैंडिडेट, उसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एज ना देने का कारण, सबसे मेन कारण यही था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मान लो अगर आप ग्रेजुएशन दे देते हो उसकी एज लिमिट, और जो रिजर्व, अब एजुकेशन जो है, एजुकेशन नहीं है, एज लिमिट तो है लेकिन एजुकेशन नहीं है। क्यों नहीं है एजुकेशन, आप सपोज करो ग्रेजुएशन दे दिया एजुकेशन, सपोज करो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि एजुकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन जो वीकर सेक्शन है, जो जनजाति के लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, क्या वहां पे कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो ग्रेजुएट होगा? इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी तरह के एजुकेशन की कंपलसरी नहीं है। तो इन चीजों की वजह से लोग जो है, इन चीजों से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी। अब क्या था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पावरफुल पीपल थे वो क्या करते थे, जो पावरफुल पीपल हैं वो क्या करेंगे, वो गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को अपने आप ही डरा धमका के बिठा देंगे। तो इसलिए, और हमेशा वही जीतेंगे, इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई कि वहां से जो पिछड़े लोग हैं, तो पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, वो खड़े होंगे और वो ही इलेक्शन लड़ेंगे और उन्हीं जनजाति के लोगों में से जीतेंगे। इसलिए और इसी चीज से बचने के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसका इंट्रोड्यूस हुआ और वो सामने आई। अब मैं आपको बताऊंगी कि रिजर्व सीट्स जो है वो हमारे देश में कितनी है। जो हमारे देश में 84 सीट्स जो है वो SC की रिजर्व हैं। 84 सीट्स यानी 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो SCs के लिए रिजर्व हैं। 47 सीट जो है वो STs के लिए रिजर्व है पूरे इंडिया में। एज पर 1 सितंबर 2012
2012 के अकॉर्डिंग 84 सीट्स जो है वो एससीज के लिए रिजर्व है और 47 सीट्स जो है वो एसटीज के लिए रिजर्व है। बाद में क्या हुआ 2012 के 2000 पहले तो इसको सेंटर लेवल पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई। बाद में क्या हुआ, जो आपने एक पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत राज, उसमें भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई। उसमें भी ये रिजर्वेशन दे दिया गया कि लोग जो है वहां पे, क्योंकि पंचायत जो है बच्चों देखो वो गांव में होती है ज्यादातर, तो गांव में नॉर्मली गांव में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ के लोग कुछ पिछड़े होते हैं, तो उनको थोड़ा सा समाज में लेवल में लाने के लिए वहां पे कुछ, जहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं वहां पे इस टाइप की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट बना दी गई है। इसके अलावा 1/3 सीट्स जो है वो थर्ड टियर गवर्नमेंट में यानी कि लोकल पंचायत में 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए भी रखी गई हैं, रूरल और अर्बन एरिया दोनों में। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम इलेक्शंस में। व्हाट इज वोटर लिस्ट? अब है वोटर्स लिस्ट, यानी कि वोटर लिस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड करती है कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। वोटर लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें वोट देने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके नाम होते हैं। ये वोटर लिस्ट जो है, ये वोटर लिस्ट लोगों के एलिजिबिलिटी के आधार पे ये लिस्ट बनाई जाती है। ये एलिजिबिलिटी जो है, ये एलिजिबिलिटी कैसे होती है, मैं कैसे वोट दे सकती हूँ? हमारे देश में वोट देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है हर 18 साल से ज्यादा का आदमी, 18 साल से ज्यादा का जो भी आदमी है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो वोट देने का अधिकार रखता है, उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो क्रिमिनल है या कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, किसी के कोई जैसे होते हैं ना पागल टाइप के, तो वो लोग, उनको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि भाई हमें किसको वोट देना है। तो और किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई बहुत खतरनाक मुजरिम है, तो उसको भी, तो बच्चों इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। बाकी इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हैं वो हर 18 साल से ज्यादा के लोग वोट दे सकते हैं। जैसे आप लोग तो अभी बहुत छोटे होंगे, 13, 14, 15 साल के होंगे, आने वाले 2-3 सालों में आपका भी आप भी एक वोटर बन जाओगे और फिर उसके बाद आप भी वोट डाल सकते हो। इसके लिए क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो सबसे पहले इश्यू करते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जो वोटर पहचान पत्र होता है वो इश्यू करता है, वो हर वोटर के लिए एक बनाया जाता है और फिर उसको लेकर के हम जो है वो वोट देने के लिए सेंटर पे जहाँ पे भी वोटिंग होती है वहां पे जाते हैं। उसके बाद वोटर आईडी बना दिया। अब क्या है, वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट होती है हर बार जब इलेक्शंस होते हैं बच्चों, तब क्या होता है, वोटर लिस्ट जो है अपडेट होती है। क्यों अपडेट होती है? अब देखो 5 साल बाद इलेक्शन हुए, अब इन 5 सालों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 18 साल के हो गए होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 18 साल से ज्यादा के होंगे और वो या तो मर गए होंगे या कहीं माइग्रेट हो गए होंगे, तो उनका नाम जो है जो जुड़े हैं, कुछ लोग उसमें वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं और कुछ निकल जाते हैं। तो हर इलेक्शन से पहले ये वोटर लिस्ट जो है ये अपडेट होती है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो कैसे खड़े होते हैं, कौन लोग खड़े होते हैं? देखो, हर वो आदमी जो वोट देने का अधिकार रखता है, जिसको वोट देने का अधिकार है, वो कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। लेकिन सिर्फ अंतर क्या है कि जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसकी एज 25 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। देखो मैंने पीछे बताया था कि वोटर की एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स से ज्यादा, यानी हर 18 ईयर्स से ज्यादा का आदमी जो वो वोट दे सकता है। लेकिन कैंडिडेट वही खड़ा हो सकता है जिसकी 25 ईयर्स से ज्यादा की एज होगी।
तो ये जो लोग कैंडिडेट जो बनते हैं, जो 25 ईयर से ज्यादा के लोग हैं, वो कैंडिडेट बन गए। अब भाई मैं 25 ईयर से ज्यादा की हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी होकर के इलेक्शन लड़ूंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे टिकट लेना है। ये टिकट वो नहीं है ट्रेन वाला टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गए, नहीं बच्चों, ये टिकट है कि मुझे एक पर्टिकुलर पार्टी से टिकट लेना होगा। अब जैसे मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ तो मुझे बीजेपी के अंडर में टिकट मिलेगा, वो मेरी कैपेबिलिटी को देख करके कोई पार्टी जो है वो टिकट देती है। उसके बाद होता है नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म में क्या होता है, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ वो जाकर के इलेक्शन ऑफिस में जाकर के अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा। नॉमिनेशन फॉर्म मीन्स कि आप इलेक्शन कमीशन में आप अप्रूव हो गए, आपने अपनी मंजूरी दे दी कि हाँ मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। उसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ एक पैसा होता है, एक पर्टिकुलर वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, उतना पैसा आपको एज ए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। अब कैंडिडेट जो है वो क्या करते हैं, कैंडिडेट अपना लीगल डिक्लेरेशन देते हैं। जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो एक डिक्लेरेशन देगा, एक एफिडेविट बनाएगा, जिसमें वो क्या लिखेगा कि कोई भी उसके अगेंस्ट, यानी कि उसके उसमें कोई भी सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है क्या, या उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई ऐसा केस तो नहीं है जिससे उसने सजा वजा काटी हो। उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज का भी पूरी वो देगा, डिटेल्स देगा कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है और मेरी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ कैसे कैसे, उसकी पूरी डिटेल वो देगा। प्रॉपर्टी जो है बच्चों, वो उसका डिक्लेरेशन उसको 2 बार देना होता है। एक बार जब वो नॉमिनेशन के लिए खड़ा होता है तब, इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तब, और दूसरी बार जब वो इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं या वो उसका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, तब भी उसको इसका डिक्लेरेशन देना होता है। तो इलेक्शन कमीशन फिर ये देखता है कि इस पीरियड में उसने कितना पैसा कमाया। उसके बाद उसको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी प्रूफ देने होते हैं कि मैं कितना, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नहीं है, ये रिजर्वेशन सीट की वजह से ये जो है ये ऊपर नीचे हो जाती है। सिर्फ उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लीडरशिप की फीलिंग उसके अंदर होनी चाहिए, लीडरशिप की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट तक। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्शन जो है, अब देखो कैंडिडेट जो है वो क्या हुआ, उसने फॉर्म भर दिया, टिकट मिल गया, उसका सब कुछ हो गया, अब वो आगे क्या करेगा, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।